Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, चाहे खेल का मैदान हो या फिर युद्ध का मैदान, पाकिस्तान की हार तय है, पाकिस्तान की शिकस्त तय है। भारत ने हमेशा पाकिस्तानियों को धूल चटाई है। कुछ दिन पहले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई भारत की तरफ से, लेकिन अभी क्या स्थिति है दोस्तों, आप सबको बताते जाऊं कि पाकिस्तान के अपने ही लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ धावा बोल दिया है। आप सबको पता होगा कि बलूचिस्तान की लंबे समय से यह मांग रही है कि वो पाकिस्तान से अलग होकर जो है विश्व मानचित्र पर एक नया मैप बनकर उभरना चाहता है, एक नया देश बनकर उभरना चाहता है। दोस्तों इसके लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है, लेकिन उनके आवाजों का दमन किया गया, उनके लोगों का जो है शोषण किया गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया, बच्चों को मारा गया। और इन सारी साजिशों में अगर कोई शामिल रहा है तो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान के हुक्मरान है। लेकिन अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान के लोगों ने यह डिसाइड कर लिया है कि अब जंग होकर रहेगी, और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान की आर्मी के कुछ अधिकारियों को उन्होंने कैप्चर बना लिया है, होस्टेज कर लिया है। और मांग क्या है इसको हमें समझना होगा। दोस्तों इस वीडियो में और भी अलग अलग चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। बांग्लादेश को डिस्कस करेंगे और भी अलग अलग डायमेंशन से जो भारत में अभी समिट हो रहा है, एआई समिट, उससे रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बलूचिस्तान रेबल्स कैप्चर 7 पाकिस्तान सोल्जर्स, इशूज अल्टीमेटम फॉर प्रिजनर स्वैप। प्रिजनर स्वैप का मतलब यह है कि भाई आपने जिन बलूचिस्तानियों को कैप्चर करके अपनी जेल में डाल रखा है, उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी जो है ये 7 सोल्जर जिनको हमने कैप्चर किया, हम इसको छोड़ेंगे। यानी कि आदान प्रदान होगा सैनिकों का, यानी कि आप हमारे लोगों को जो कैप्चर किए उनको छोड़िए, तभी हम आपके सैनिकों को छोड़ेंगे। ये सीधे चुनौती है आसिम मुनीर को, ये सीधे चुनौती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, ये सीधे चुनौती है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री को। और जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री कौन है, आंतरिक मामलों के मंत्री कौन है, उनको तो उनके बारे में क्या ही बात किया जाए दोस्तों। तो सबसे पहले ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया, ये काफी मेजर स्टेप हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब एक तरीके से सीधे वॉर जो है वो देखने को मिलेगा, और ये एक नई दिशा दे रहा है पाकिस्तान में सिविल वॉर का, यानी कि गृह युद्ध का। आप सबने देखा होगा कि पाकिस्तान में लंबे समय से मांग चल रही, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो या फिर पंजाब का प्रांत हो, इन सारे क्षेत्रों में जो है मांग उठती रही है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जो है उनको अपने आवाम से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। उनको मतलब है कि भारत के खिलाफ कैसे साजिश की जाए, उनको यह मतलब है कि भारत को जो है कैसे अलग थलग किया जाए। उनकी सारी जो दिमाग है, उनकी सारी जो बुद्धि है, वो भारत को तोड़ने में ही लगी रहती है। उनको अपने आवाम, अपनी जनता से कोई मतलब नहीं है। ये भिखमंगे ऐसे हैं जो हमेशा जो है विदेश में जाकर भीख मांगते रहते हैं, लेकिन यूएई जो है बहुत जोड़ का चमाटा मारा है इनको। यूएई ने क्लियर कर दिया कि भाई जो लोन आपने लिया है उसको आपको चुकता करना पड़ेगा। आप सबने देखा होगा कुछ समय पहले आसिम मुनीर जो है वो गया हुआ था मीटिंग में, कहां, म्यूनिक जर्मनी, और वहां पे क्या हुआ वो भी आपको पता होगा। तो इन लोगों का तो कोई इज्जत नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं हमेशा, और आज भी जो है इनकी बेइज्जती जो है उनके अपने लोग ही कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो कि हमें देखना होगा। बिग ट्रबल फॉर आसिम मुनीर, बलूचिस्तान रिबल्स कैप्चर पाकिस्तानी सोल्जर्स, गिव शहबाज गवर्नमेंट एंड अल्टीमेटम। क्लियर अल्टीमेटम दिया गया है कि भाई हमने तो अपना संविधान बना लिया है, भाई हमने अपना संविधान बना लिया है। बलूचिस्तान ने कह दिया कि हमारा संविधान रेडी है, आप लोग जो है हमें छोड़ दीजिए, हम अकेले जो है हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बलूचिस्तान के पास अपना क्या है, खनिज पदार्थ है, रिसोर्सेस है, उसके पास सारी चीजें हैं, और वो क्या कर सकता है, एक नया देश बनने के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार है। और इसको समझना पड़ेगा शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को कि लंबे समय तक अब बलूचिस्तान को जो है ये लोग दमन करके नहीं रख सकते हैं। दोस्तों आपको एक और बात बताऊं, जब ये वीडियो रिलीज किया गया बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से, बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से, जब ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जब वीडियो रिलीज किया गया इन सारे होस्टेजेस का, तो इन लोगों ने कह दिया भाई एआई वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड वीडियो है। ये लोग का इतिहास अगर आप देखोगे, चाहे 1971 का वॉर देखा जाए, जब बांग्लादेश का हमने निर्माण कराया था, उसमें भी इन लोगों ने कह दिया कि भाई ये हमारे लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी जो सैनिक लड़ रहे थे वो हमारे लोग नहीं है। उनकी लाशों को, उनके अपने लोगों को मानने से इनकार कर दिया। इनकी ये इतिहास जो है पुरानी रही है। ये वीडियो जब जारी किया गया तो इन लोगों ने कहा कि एआई वीडियो है। तो देखो दोस्तों कि एआई जनरेट पोर्टेबिलिटी 0%, ट्रू इमेज पोर्टेबिलिटी 100%। ये बिल्कुल जो है रियल इमेज था, रियल वीडियो था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने क्लियर डिनाइड कर दिया कि भाई एआई वीडियो है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इन सारे सैनिकों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इनको मार दीजिए, आप इनको काट दीजिए, आप इनको कुछ भी कर दीजिए, हम जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। ये क्या दिखाता है? ये क्लियर दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है कितनी बेबस है। पाकिस्तान की आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकती बलूचिस्तानियों के खिलाफ। वो आवाज उठाएंगे और उनके खिलाफ बोलने के लिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं तो दोस्तों जिस तरीके से इनको होस्टेज बना के रखा गया, याद करो दोस्तों, अभिनंदन सिर्फ हमारा एक सैनिक था, अभिनंदन भारत का एकमात्र सिपाही था, जिसके लिए हमने पाकिस्तान के जो है दांत खट्टे कर दिए थे। पाकिस्तानियों को यह समझ में आ गया कि भारत अपने एक सैनिक के लिए पूरे पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकता है दोस्तों। और इसलिए बाइज्जत, इज्जत के थ्रू जो है, इज्जत
दिखाते हुए उन लोगों ने अभिनंदन को रिलीज किया और भारत जो है अभिनंदन आया। दोस्तों एक सैनिक के लिए भारत ने उनको धूल चटा दिया, लेकिन इतने सारे सैनिकों के लिए जो है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना ये कहती है कि ये एआई वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो है। लेकिन फिर दोबारा भी बीएलए वालों ने दोबारा भी वीडियो भेज दिया, फोटो भेज दिया, ये दिखाने के लिए झूठ नहीं बोलते हम, ये सच है, ये तुम्हारे सैनिक है जिनको हमने जो है कैद करके रखा है। 7 दिन के अंदर अगर तुमने नहीं छोड़ा हमारे लोगों को तो इनकी लाशें जो है वो मिल जाएंगी, तुमको आगे उठा के ले जाना। लेकिन दोस्तों ये लोग उठाएंगे भी नहीं, ये भी देखना है हमें। भारत के खिलाफ तो ये लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन भारत की जो शक्ति है वो पूरा विश्व मानता है। ये छुटपुटिये जो है ना, ये छुटपुटे ये नहीं मानते हैं, लेकिन भारत की जो शक्ति है, भारत क्या है, भारत का पावर क्या है, वो पूरा विश्व मानता है। यूएन के जो चीफ हैं, भारत बड़ी शक्ति बन गया है, उसका योगदान हमारे लिए जरूरी है। यूएन के चीफ कह रहे हैं, ये हाल ही का स्टेटमेंट है दोस्तों, पूरी दुनिया जो है भारत की शक्ति मान रहा है। लेकिन ये पाकिस्तानी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, इनके ख्वाब कैसे पाले हुए इन लोगों ने, इन लोगों को भारत से कोई मतलब नहीं है। भारत को ये लोग हमेशा जो है छोटा बच्चा समझते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि भारत में हम हमेशा जो है हमारी साजिश जो है वो कामयाब हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला। भारत के खिलाफ जितनी भी साजिशें हैं उनकी, वो सब नाकामयाब ही होंगी, कभी कामयाब नहीं हो सकती। दोस्तों इनकी बात कर लेते हैं एक बार इमरान खान की। इमरान खान के लिए कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं है। पाकिस्तान में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान के सपोर्ट में खड़े हो जाए, क्योंकि इमरान खान के सपोर्ट में खड़े होने का क्या मतलब है, शहबाज शरीफ से दुश्मनी और दूसरा आसिम मुनीर से दुश्मनी। और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से दुश्मनी का मतलब सीधे ये है कि भाई गोली मरवा दिया जाएगा, तुमको टंगवा दिया जाएगा। इसलिए पूरे विश्व के जितने भी फॉर्मर कैप्टन रहे, यानी कि पूर्व में जितने भी कप्तान रहे अलग अलग देशों के, उन सब ने आवाज उठाई है। जैसे भारत से अगर आप देखोगे तो कपिल देव जी खड़े हैं और यहां से सुनील गावस्कर जी खड़े हैं। इन दोनों ने जो है खड़े होकर एक तरीके से इमरान खान के सपोर्ट में अपनी आवाज दिखाई है। इन लोगों ने लेटर भी लिखा है और अपील बाय फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन, ये बहुत बड़ा लेटर जो है लिखा है। और ये एप्लीकेशन, ये लेटर जो है सौंपी गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि भाई आपको जो है इमरान खान को जो है डिग्निटी से, इज्जत से जो है आपको ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। आपने जेल में रखा है तो कम से कम मानवीय तरीके से आप उनके साथ व्यवहार करें। वो भी ह्यूमन है और ह्यूमन है होने के नाते उनके कुछ भी मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, उसको आपको देखना होगा। इसके लिए जो है पूरे विश्व से अलग अलग जो कैप्टन हैं उन लोगों ने आवाज उठाई है। भारत से सुनील गावस्कर और कपिल देव का भी नाम आ रहा है। पाकिस्तानियों में जो है इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान के सपोर्ट में खड़े हो जाए, जो इमरान खान ने इनको बहुत सारी इज्जतें दी हैं। दूसरी खबर बात करें बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आ गए। उसके बाद नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था। शपथ ग्रहण में बहुत नई नई चीजें पता चली हैं, लेकिन देखना होगा दोस्तों कि बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री हैं, क्या वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से करीबी रिश्ते बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम इतिहास देखते हैं, 2001 से 2005 का दौर देखें, 1990 का दौर देखें, तो ये वही बीएनपी पार्टी है, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मणिपुर में, जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में, जिन लोगों ने 7 सिस्टर्स के क्षेत्रों में इन लोगों ने क्या इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया। ये वही बीएनपी पार्टी है जिन्होंने इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया 7 सिस्टर्स के क्षेत्र में। इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या इस तरह की गतिविधियां फिर से शुरू होंगी, या फिर 17 साल बाद जो इनकी सरकार बनी है, और ये 17 साल बाद जो तारिक रहमान जो आए हैं, क्या वो नए तरीके से भारत और पाकिस्तान की रिश्तों में नई तरह की एक सुगबुगाहट देखने को मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, और भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उसमें एक नई दिशा देखने को मिलेगी। ये देखना होगा, क्योंकि पुराने जो हमारा समय रहा है 2001 से 2005 के दौर में, नॉर्थ ईस्ट में जो रिश्ते, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो सिचुएशन खराब हुए, जो इंसर्जेंसी हुई वहां पे, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का था, तो वो था जो है यहाँ पे बांग्लादेश का। दूसरा अगर बात करें तो पाकिस्तान हैज इमर्ज एज अ फील्ड स्टेट, तुर्की हैज द न्यू सेंटर ऑफ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। दोस्तों पाकिस्तान की तो अब इस समय हालत खराब है। जैसे ही भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील साइन हुई है, उसके बाद से अमेरिका ने भी पाकिस्तान से रिश्ते जो है एक तरीके से थोड़ी दूरी बना ली है। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि भाई अगर आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की जो असेंबली है, जो संसद है, वहां का जो मिनिस्टर है वो खड़े हुए कहता है कि भाई टॉयलेट पेपर की तरह हमें यूज किया गया। ये बताता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अब उस तरीके से नहीं रहे जिस तरीके से पहले थे। लेकिन इस पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान भी ऐसा देश है जिसके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, अमेरिका ऐसा देश है जिसके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इतिहास जो रहा है वो हमें बार बार बतलाता है कि जब भी हमने इन पर भरोसा दिखाया, हमें जो है मुंह के बल गिरना पड़ा है। दोस्तों अभी जो नया जो है एक देश उभर रहा है रेडिकलाइजेशन की तरफ, वो है तुर्की। आज हमने देखा होगा कि अगर जमात की सरकार बन जाती बांग्लादेश में, तो जमात के सरकार बनने के कारण बांग्लादेश भी इसी दिशा में चल रहा होता। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे तुर्की की। तुर्की में क्या है, रेडिकलाइजेशन काफी पीक पे है, और वहां पे जो है कट्टरपंथी सरकार जो है ये एर्दोगन है, और एर्दोगन जो है इनका जो है एकमात्र मकसद ये रहता है कि भारत के खिलाफ बोलना, और भारत के खिलाफ ये लोग हमेशा साजिश करते हैं। कौन कौन मिलकर? ये और ये तीनों मिलकर जो है भारत के खिलाफ साजिश करते थे, लेकिन इसका चैप्टर तो क्लोज हो गया है। फिलहाल ये दोनों जो है आपस में तालमेल बैठा रहे हैं भारत के खिलाफ। दोस्तों ये है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है इतना कायर व्यक्ति था जिसका कोई हिसाब नहीं है। कायर था, इसको देखो ना, इसने सबको ये ग्रेटर बांग्ला की जो है ये फोटो जो है गिफ्ट में दी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से जैसे ही मिलता है, वो भारत के प्रधानमंत्री से मिलता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री को ग्रेटर बांग्ला वाला पेंटिंग नहीं देता ये, लेकिन सबको जो है ग्रेटर बांग्लादेश की पेंटिंग देता है। ग्रेटर बांग्लादेश का जो इसका कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर बांग्लादेश की जो इसकी नीति है, वो इसके मन से कभी निकलती नहीं है। जाते जाते बांग्लादेश से निकलते निकलते इसने फिर से 7 सिस्टर्स का नाम जो है अपने मुंह से निकाल
दिया। दोस्तों इसके मन में क्या चल रहा है, ये इसी से साबित हो सकता है कि भाई जा रहा है कोई व्यक्ति जिसकी विदाई हो रही है, जो देश छोड़कर भाग रहा है, वो अंतिम समय में भी सेवन सिस्टर्स का नाम ले रहा है, भारत का नाम नहीं ले रहा, सेवन सिस्टर्स का नाम ले रहा है। कह रहा है कि सेवन सिस्टर्स लैंडलॉक्ड है। अरे भाई लैंडलॉक्ड है कुछ भी, ये सेवन सिस्टर तुम्हारा कंसर्न क्या है? ये हमारे देश की आंतरिक मामले में तुम्हारे हस्तक्षेप की क्या जरूरत है? सेवन सिस्टर्स को लेकर किया गया कमेंट इस व्यक्ति के द्वारा इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन खैर क्या खामियाजा भुगतेगा, अब तो बांग्लादेश छोड़कर ही जा रहा है। बांग्लादेश के साथ जो इसने पिछले 1.5-2 सालों में किया है, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़े हैं, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ने के कारण इसका अपना इकोनॉमी यानी कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन इन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों ने पूरे 1.5-2 साल में बांग्लादेश की इकोनॉमी को खत्म कर दिया, इस एक तरीके से इच्छा में, इस तरीके की ड्रीम्स में कि भाई अमेरिका जो है वो इनकी मदद करेगा। लेकिन अमेरिका किसी का सगा नहीं है दोस्तों। अमेरिका ने नेपाल में क्या किया आप सबको पता होगा, नेपाल में भी कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका ने श्रीलंका में क्या किया आप सबको पता होगा, अमेरिका ने म्यांमार में क्या किया आपको पता होगा, अमेरिका ने जो है मालदीव्स में क्या किया आपको पता होगा, अमेरिका ने जो है आसपास के जितने भी आस पड़ोस के जितने भी हमारे देश हैं उन सब में जो है अमेरिका ने अपनी जो है एक तरीके से इंटरफेरेंस की नीति रखी है ना, छेड़छाड़ की नीति रखी है। और वो नीति के तहत जो है भारत को एक तरीके से जो है एक तरीके से टक्कर देने की कोशिश की है। और टक्कर देने तो डायरेक्ट तो टक्कर दे नहीं सकता, तो इसलिए कुछ अपने एजेंट्स को खड़ा कर देता है। उसमें ये एक एजेंट भी था जिसने सबको जो है ये पेंटिंग दी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को देने की हिम्मत जो है इसकी नहीं हुई। मोहम्मद यूनुस ब्रिंग्स अप सेवन सिस्टर्स अगेन, ये कमेंट जो है मोहम्मद यूनुस ने दिया है। बांग्लादेश यूनुस नीडल्स इंडिया अगेन विद द सेवन सिस्टर रिमार्क्स इन एग्जिट स्पीच। 25 मिनट का एग्जिट स्पीच देता है और उसमें जो है उसने क्या किया कि भाई बोला कि सेवन सिस्टर्स में इकोनॉमिक पोटेंशियल काफी ज्यादा है। अरे भाई इकोनॉमिक पोटेंशियल काफी ज्यादा है तो तुमको इससे क्या लेना देना है? ये भारत की भूमि है, भारत की भूमि पर कमेंट करने वाले तुम कौन होते? तुम अपने बांग्लादेश को तो संभाल लो। बांग्लादेश में तुमने 1.5-2 साल में बांग्लादेश की तुमने ऐसी तैसी कर दी। अब किस तरीके से रहमान जो है वो किस तरीके से उसको रिकवर करेंगे ये तो रहमान ही बता सकते हैं और उनकी पार्टी ही बता सकती है और उनके बनाए हुए जो मंत्री है वही बता सकते हैं। यूनुस रेफर टू द सेवन सिस्टर व्हिच ही फर्स्ट रेज ड्यूरिंग हिज विजिट टू चाइना। आपको पता होगा चाइना जब गया था वहां पे भी इसका राग अलाप रहा था। विदाउट मेंशनिंग इंडिया, इंडिया का नाम नहीं लेता दोस्तों, क्योंकि इंडिया का नाम लेने की हिम्मत इसके अंदर नहीं है, क्योंकि एजेंट है ना, ये अमेरिका का एजेंट है और अमेरिका ने ही इसको बैठाया था। आप सबको पता होगा किस तरीके से अमेरिका ने तख्ता पलट कराया शेख हसीना का और उसके बाद से इसको जो है बैठाया और इसने 1.5-2 साल में जो है बांग्लादेश की ऐसी तैसी कर दी, भारत के साथ रिश्ते खराब करके। इंडिया एंड नेपाल आवर ओपन सीज आर नॉट जस्ट बॉर्डर्स, दे आर गेटवेज टू द ग्लोबल इकोनॉमीज। यूनुस है तो ये तो बोलते रहता है, इसके ऊपर जो है ज्यादा हमें डिस्कशन नहीं करना है। ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये आपको याद रखना चाहिए कि भाई जब चाइना गया हुआ था पिछले साल तो इसने जो है नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो है सेवन सिस्टर को लेकर इसने क्या कमेंट किए थे। यूनुस रिजाइन एज इंटरिम चीफ अहेड ऑफ तारिक रहमान ओथ एज बांग्लादेश पीएम। बांग्लादेश के पीएम नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जो है उन्होंने जो है काफी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। डिसीजन क्या है दोस्तों? उन्होंने कह दिया है कि भाई क्या जमात नॉट टू स्वेयर इफ बीएनपी एमपी गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ओथ। देखो एक्चुअली हुआ क्या आप सबको पता होगा, जुलाई चार्टर का कॉन्सेप्ट जो है मोहम्मद यूनुस ने लाया था और जुलाई चार्टर के ऊपर जो रिफरेंडम हुआ, जो जनमत संग्रह हुआ, उस पर 50% से ज्यादा लोगों ने वोट भी दिया, समर्थन भी दिखाया। लेकिन जुलाई चार्टर को एग्री करने से इस व्यक्ति ने मना कर दिया। इस व्यक्ति ने कहा कि जुलाई चार्टर पे हम लोग किसी भी तरह की जो है सहमति नहीं देंगे, जुलाई चार्टर के ऊपर हम किसी तरह का ओथ नहीं लेने वाले हैं, शपथ नहीं लेने वाले हैं, ये क्लियर कर दिया। और जैसे ही बीएनपी ने ये क्लियर किया, जमात ने बोला कि भाई हम तो ओथ ही नहीं लेंगे। जमात के एमपी ने कहा हम तो ओथ ही नहीं लेंगे। दोस्तों जमात वो पार्टी है जिसकी ऐसी तैसी हो गई बांग्लादेश के इलेक्शन में। जमात वो पार्टी है जो 60-65 सीटों पर सिकुड़ कर रह गई। वो कह रहा है कि भाई अगर बीएनपी वालों ने ओथ नहीं लिया जुलाई चार्टर के ऊपर तो हम जो है संसद में क्या करेंगे, शपथ ही नहीं लेंगे। बैन बांग्लादेश में नहीं सुधरेगा लोकतंत्र, तारिक रहमान ने खारिज किया जुलाई चार्टर। दोस्तों जिस जुलाई चार्टर के नाम पे मोहम्मद यूनुस, जिस जुलाई चार्टर के नाम पे शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया गया, उस जुलाई चार्टर को मानने से इंकार कर दिया है रहमान ने। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश न्यूली इलेक्टेड बीएनपी लॉ मेकर्स टुक देयर पार्लियामेंट्री ओथ बट ऑप्टेड आउट फ्रॉम अ सेपरेट ओथ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल के ओथ लेने से उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है रहमान ने। रिजेक्टिंग अ की एलिमेंट ऑफ द इंटरिम यूनिस गवर्नमेंट पोस्ट रिफरेंडम रिफॉर्म फ्रेमवर्क। देखो एक मेजर जो एजेंडा था यूनुस का वो ये था, है ना, क्या था, जुलाई चार्टर। उस एजेंडा को क्लियरली इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया है रहमान ने। दोस्तों भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है इस ओथ सेरेमनी में? ओम बिरला जी कर रहे हैं और यह है विक्रम मिश्री सर। ये दो लोगों ने जो है भारत को रिप्रेजेंट किया है इस ओथ सेरेमनी में। यहां से भारत को भी इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन भारत के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस समय किसी और मीटिंग्स में जो है बिजी हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो है इमैनुअल मैक्रो और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उन लोगों से मिलने में बिजी हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति भारत आए हुए हैं उनसे मिलने में बिजी हैं। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनसे मिलने में बिजी हैं। तो भारत का कोई मंत्री और प्रधानमंत्री तो खाली ही नहीं थे। तो इसलिए ओम बिरला जिनके ऊपर अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की जा रही है वो फ्री थे, तो उनको जो है भेज दिया गया कि भाई जाइए आप इस ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट करके आ जाइए। क्योंकि जिस बांग्लादेश ने हमारे साथ लंबे समय में गलत रिश्ते रखे हैं, खराब रिश्ते रखते हैं, उसके लिए हम अचानक जो है अपनी पूरी नीति में बदलाव नहीं कर सकते। ये क्लियर बात है जिसको हमें समझना होगा।
दोस्तों ये है पूरी मिनिस्टर्स की लिस्ट जो अभी बांग्लादेश में बनी है। ये पूरी कैबिनेट उनकी बन के तैयार हुई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन के तैयार हुए। इन सारे लिस्ट में सिर्फ एक हिंदू का नाम है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि लंबे समय से हिंदुओं पर, चूंकि माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता रहा है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति का भी शामिल होना एक तरीके से ये अच्छी संकेत है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे मंत्री बनाए गए हैं ज्ञानेश्वर चंद्र रॉय। ये सिर्फ एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, हिंदू समुदाय को रिप्रेजेंट करेंगे एक तरीके से। और मिनिस्टर ऑफ रेलवे की तरफ, मिनिस्टर ऑफ रेलवे के पोस्ट पर जो है ये काबिज होंगे ज्ञानेश्वर चंद्र रॉय। नवनिर्वाचित सांसदों ने कुरान पढ़कर ली शपथ। देखो बांग्लादेश की यही तो दिक्कत है। जब हमने जो सीएए लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया, उस समय बहुत सारे लोगों ने जो है आवाज उठानी शुरू की। लेकिन हम सबको ये पता था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इस्लामिक देशों में, यानी कि इस्लामिक स्टेट में जो हिंदू रहते हैं, जो बौद्ध रहते हैं, जो ईसाई रहते हैं, जो क्रिश्चियन रहते हैं, जो जैन लोग रहते हैं, उनको हमने शरण देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था। दोस्तों आप सबको पता होगा कि यहाँ पे कुरान की जो है इन लोगों ने पढ़कर शपथ ली है। भारत में कुरान की शपथ नहीं ली जाती है, भारत में संविधान की शपथ ली जाती है। संविधान की शपथ ली जाती है क्योंकि भारत में अगर सबसे बड़ा कोई है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो वह है भारत का संविधान। भारत में राष्ट्रपति बड़े नहीं होते, भारत में प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता। भारत के लिए अगर कोई बड़ा है तो वह है भारत का संविधान, और संविधान की ही शपथ ली जाती है। लेकिन इन सारे देशों में जो इस्लामिक स्टेट है वहां पे कुरान की शपथ ली जाती है। वहां पे संविधान जो है वो 2 नंबर पे आता है। सबसे पहले इनका जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर जो है, जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान, वो सबसे पहले आता है। इसको भी समझना होगा। लेकिन कुछ समय पहले जो एस जयशंकर की जो मीटिंग हुई थी तारिक रहमान से बांग्लादेश में जाकर, जब खालिदा जिया की मृत्यु हुई, उसके बाद से जो ये मीटिंग थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी। इसके लिए अभी जो है एक नए कसार लगाए जा रहे हैं, जिसके बारे में अगले वीडियो में आपको डिस्कस करके जो है आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों एक जो नीति है हमारी तुर्की को लेकर और पाकिस्तान को लेकर, वो क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले टीट फॉर टाइट की नीति होनी चाहिए। अब वो नहीं होगा कि भाई एक गाल पे आप तमाचा मारोगे तो हम दूसरा गाल भी आगे कर देंगे। ये गांधी जी की नीति नहीं चलेगी। अब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और इन लोगों की नीति अगर हम लोग नहीं अपनाए तो भारत को इन लोग जो है हमेशा जो है क्या करेंगे, हल्के में लेना चाहेंगे। इसलिए टीट फॉर टाइट की नीति जो है भारत को अपनाना पड़ेगा। अगर आप जो है एक चमाटा मारोगे तो 10 चमाटा खाने के लिए आप तैयार रहो। ये क्लियर जो है पॉलिसी हमको अपनाना पड़ेगा। पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ सॉवरेन नेशन। हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान सॉवरेन नेशन नहीं है, संप्रभु राज्य नहीं है, संप्रभु राष्ट्र नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये कठपुतली है, ये पपेट है। किसका पपेट है? पाकिस्तान का पपेट है। ये किसका पपेट है? तुर्की का पपेट है। इन लोगों के कहने पर ही ये सारे काम करता है पाकिस्तान, ये समझना होगा। अकॉर्डिंग टू इट, टू रेस्क्यू इट्स सिंकिंग इकोनॉमी, पाकिस्तान सीक फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम कतर, तुर्की, सऊदी अरेबिया। अरे भाई तुम अपने देश को नहीं बचा सकते। अरे भाई तुम्हारी आर्थिक दशा ऐसी हो गई है कि तुम भीख मांगने के लिए जो है हमेशा तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के पास जो है कटोरा लेके पहुंच जाते हो। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की तो बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस पर डिस्कशन करना भी बेकार है। इंटरन दिस कंट्री अलोंग विद चाइना एलिजिबली यूज पाकिस्तान वीकेंड इंडिया। देखो सब लोगों ने जो है पाकिस्तान का यूज किया है, वो इसीलिए तो पाकिस्तान का जो मंत्री है वो कहता है संसद में खड़े होकर कि हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई हमें यूज किया गया किस लिए? भारत को कमजोर करने के लिए। ये चीजें अगर समझ में आ जाती ना पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर जो है अपनी इकोनॉमी को सुधार सकता था। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते थे, हमारी चीजों का इस्तेमाल वो कर सकते थे, और दोनों देश आगे बढ़ सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो नीति रही है शुरू से, वो भारत को कमजोर करने की रही, और इसके कारण वो खुद कमजोर होता चला गया। लेकिन भारत को उसने जो है बाल बाका भी नहीं कर पाई। ये समझना होगा दोस्तों। इंडिया इजराइल मीट विल बी अ मिशन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले हैं, और इसी महीने के अंत में इनके 25 तारीख के लगभग, 25 फरवरी के लगभग जो ये तय माना जा रहा है कि वो इजराइल जाएंगे। और इजराइल जाने के बाद एक बड़ी जो है डील साइन हो सकती है भारत और इजराइल की। आप सबको पता होगा कि 2017 में भारत के प्रधानमंत्री पहली बार जो है कहां गए थे? इजराइल गए थे। भारत से पहली बार कोई प्रधानमंत्री इजराइल विजिट पे गया था। इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री भारत के इजराइल नहीं गए हुए थे। तो पहले प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, दोबारा ये जा रहे हैं इजराइल। और इस इजराइल की जो मीटिंग है, इसमें नए नए जो है ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारत और इजराइल के जो नए रिश्तों में तो सुधार होगा ही, साथ ही साथ नए डिफेंस पैक्ट डील भी जो है साइन हो सकते हैं। ठीक है। द विजिट विल बी मोदीज फर्स्ट इजराइल विजिट सिंस जुलाई 2017 व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू ट्रैवल द कंट्री, एलिवेटिंग टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन इन डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन सारे क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, इन सारे क्षेत्रों में जो है हम नई डील साइन कर सकते हैं इजराइल के साथ। ठीक है दोस्तों। पीएम मोदी मैक्रोन मुंबई बायलैटरल टुडे की डिफेंस डील्स इन फोकस। तो आप सबको पता होगा कि एआई समिट चल रहा है भारत में, और इस एआई समिट में बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ उद्योगपति भी भारत में शामिल हो रहे हैं। और इन सब की कोशिश यही हो रही है, भारत सरकार की भी यही कोशिश है कि एआई के क्षेत्र में जो है भारत को आगे बढ़ाया जाए। देखो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ती चली जाती है, अपने आप को भी उस दिशा में आगे बढ़ाना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप काफी पीछे चले जाएंगे। और अभी दुनिया जो है वो एआई के क्षेत्र में काफी तेजी से जो है आगे बढ़ रही है। देखो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि भारत इस मामले में जो है उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन भारत सरकार की ये कोशिश है, नरेंद्र मोदी सरकार की ये कोशिश है कि इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े। इसीलिए एआई समिति का भव्य आयोजन भारत में किया जा रहा है। पूरे विश्व के जो है एक तरह से उद्योगपति और राष्ट्राध्यक्ष भारत में शामिल हो रहे हैं, और एआई के मामले में भारत जो है आगे बढ़ेगा। और
इसके लेकर जो है जो इमैनुअल मैक्रोन भारत आ रहे हैं उनके साथ जो है हमारी भारत सरकार की एक मीटिंग होने वाली है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या भारत जो है हमेशा दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेगा? क्यों? क्योंकि भारत के पास अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है जो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काफी पॉपुलर हो। भारत के पास अपना कोई एआई टेक्नोलॉजिकल ऐप नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काफी फेमस हो। इसलिए भारत सरकार के साथ साथ जो इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, उनकी ये कोशिश है कि भारत को इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर अडानी ग्रुप ने ये जो है एक तरीके से अनाउंसमेंट किया है कि $100 बिलियन का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत में इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर इंडिया। आने वाले 10 साल में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की तरफ से, सिर्फ एक कंपनी की तरफ से, ये काफी बड़ा अमाउंट होगा भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को सशक्त बनाने में और भारत के विकास में। जो 1947 में हमने लक्ष्य रखा है कि 1947 तक भारत जो है विकसित देश बनेगा, उस लक्ष्य को काबिज करने में, उस लक्ष्य को पाने में इस कंपनी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। बाकी भारत में अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत की सरकार ये कोशिश कर ही रही है कि 1947 तक भारत को विकसित राज्य बनाया जाए, विकसित प्रदेश बनाया जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, हर एक टॉपिक पे आपके क्या विचार है उसको भी जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन दोस्तों एक पिक्चर के साथ आपको छोड़ जाता हूं, ये पिक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीर आप देखिए, ये है सर्जियो गोर, और सर्जियो गोर ने जो है अभी आर्मी के हेडक्वार्टर में मीटिंग की थी एक, और इस मीटिंग में क्या नए उसके रिजल्ट आए इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो ये पिक्चर अगर आप देखें तो ये है भारत का जो है बहुत बड़ा, ये हमारे चाणक्य जी है ना, और ये है भारत का जो है एक व्हील, ये चक्र जो बताता है कि भारत जो है हमेशा प्रगति के रास्ते पे बढ़ता चला जाता है। और इधर जो पिक्चर्स लगे हुए हैं दोस्तों, ये सैम माणिकशॉ, ये पिक्चर्स जो है वो काफी शानदार लग रहा है। और ये पिक्चर अगर आप देखेंगे तो दिखाता है कि भारत की नीति क्या है, चाणक्य नीति को हम अपनाएंगे, हम सैम माणिकशॉ के सिद्धांत पे बिलीव करते हैं। सैम माणिकशॉ को आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। और लेकिन इन सारे मीटिंग्स के पीछे का कहानी क्या है ये समझना पड़ेगा। कुछ दिन पहले सर्जियो गोर जो है वो आरबीआई के गवर्नर से मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने है सर्जियो गोर की। लेकिन ये सारे मीटिंग्स के पीछे का मकसद क्या है अमेरिका का, सर्जियो गोर क्या करना चाहते हैं इन सारे मीटिंग्स के में पार्टिसिपेट कर इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे।